तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फटाफट के अंदाज में सभी कनेक्ट हो जाइए। आपकी क्लास जो है वो बिल्कुल लाइव हो चुकी है। लाइव मतलब कि रिकॉर्डेड फॉर्म की यहाँ पे प्रीमियर की गई थी, तो वो लाइव हुई है। ये क्लास मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, आपके लिए रिकॉर्ड करके गया था। ठीक है, बिल्कुल भाई, जो सही बात है वो सही बात है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई, देर नहीं करेंगे। मुझे पता है होली का सीजन है, होली का टाइम है, बहुत नजदीक है और आप लोग पूरी तरीके से होली के रंग में रंग रहे होंगे, है ना। बहुत लोग कह रहे होंगे भाई सर हम तो होली नहीं खेलते हैं। कोई बात नहीं भाई, होली नहीं खेलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसको त्यौहार के रूप में मनाइए। साफ सफाई रखिए, घर के आसपास घरों में साफ सफाई रखिए, सबका ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए क्लास मिस नहीं होगी भाई आपकी। ठीक है, आपकी जो जीके जीएस की क्लास है वो नहीं छूटने देंगे आपके लिए। ठीक है, और जो लोग तत्पर हैं, जो विद्यार्थी तत्पर है पढ़ाई को लेकर के, तो इसीलिए हमें मोटिवेशन मिलता है भाई कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे चैनल पे आते हो पढ़ाई करने के लिए। तो क्लास कोशिश यही है कि डेली आपको क्लास मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए क्लास आपको यहाँ पर तैयार कर दी गई है। ये है आपका सीरीज नंबर 40। ठीक है, पार्ट नंबर 40 पे आ चुके हम लोग। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में। वही बोलूंगा, 20 क्वेश्चन आज भी करेंगे और आज के भी क्वेश्चन बड़े प्यारे बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, 20 क्वेश्चन समाप्त, तो आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, होली के बाद प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट की क्लास भी आएगी भाई एग्जाम इंडिया पे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई। ठीक है, और इस होली तक भाई सब्सक्राइबर जो हमारे हैं उसको ज्यादा बढ़ा देना आप लोग। ठीक है, ये आपका काम है, सब्सक्राइबर बढ़ाना, शेयर करना, लाइक करना आपका काम है। हमारा काम है आपको अच्छी यहाँ पे क्लास देना। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल, बहुत प्यारा सवाल। देखो बड़े सवाल जितने अच्छे होते हैं उतना ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे करके जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट आ जाओ। प्रश्न पढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है। ठीक है, घटना के अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको बताना। जो बैटल हुए थे, पहले बैटल कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, एक सीक्वेंस में आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और वांडीवास का युद्ध। मतलब कि ये 3 ही बैटल चारों ऑप्शन में है और इसी को सजाना है। ठीक है भाई, तो आपको मैं बता देता हूं, बहुत आराम से बता देता हूं इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। तो आपको बता दूं यहां पर कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं। प्लासी का जो युद्ध है, जो प्लासी का युद्ध है ये हुआ था 1757 में। ठीक है, वांडीवास का जो युद्ध है, वांडीवास, ये हुआ था आपका 1760 में। और जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है वो हुआ था 1764 में। ठीक है, ये क्रम है आपका युद्धों का। पहले प्लासी का 1757 में, फिर वांडीवास 1760 में और फिर बक्सर का है 1764 में। तो इस क्रम में जो ऑप्शन में जहां लिखा होगा उसको टिक कर देना सही, यानी पहले प्लासी, वांडीवास, फिर बक्सर। ऑप्शन देख लो कहां पे है। यहां पे देखो पहले बक्सर लिखा है फिर प्लासी लिखा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहां पे देखो पहले वांडीवास लिखा है, पहले प्लासी होना चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। यहां देखो प्लासी लिखा है पहले, ठीक है, वांडीवास लिखा है, ठीक है, बक्सर लिखा है, ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो ये आपका देखो यहाँ पहले बक्सर लिखा है तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, देखो पहले प्लासी आना चाहिए क्योंकि 1757 में हुआ था, फिर वांडीवास हुआ था, फिर बक्सर हुआ था। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न सबका सही होगा, नहीं होगा तो अब हो जाना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने को तैयार है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल आपके प्यारे से स्क्रीन पर आ चुका है और प्यारे से कॉमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर को प्रेषित करेंगे। भाई प्रश्न क्या है, बंबई दहेज में किसे मिला था भाई। ठीक है, बंबईया दहेज में दे रहे हैं, सब बताओ। ऐसा शासन कर रहे थे, पूरा बंबई उठा के दहेज में दे दिए, सब बताओ, हद है। जाने दो, देने दो दहेज, क्या कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं कि बंबई के राजकुमार जो उस समय थे, राजकुमार, ठीक है, या प्रिंस बोलो, ठीक है, नाम क्या था, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स। चार्ल्स द्वितीय की शादी थी भाई, किसकी शादी थी, चार्ल्स द्वितीय की शादी थी। चार्ल्स द्वितीय कौन थे भाई, ब्रिटिश सम्राट थे भाई, ब्रिटेन के सम्राट थे। इनका विवाह किसके साथ हुआ था भाई, इनका विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ था जिसका नाम था कैथरीन। ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ इनका विवाह हुआ था भाई। तो पुर्तगालियों ने बंबई
दहेज में दे दिया भाई, पुर्तगालियों ने बंबई दहेज में दे दिया। तो बंबई पुर्तगालियों ने दहेज दिया, किसको दहेज दिया? चार्ल्स द्वितीय को दिया। चार्ल्स द्वितीय कौन थे? ब्रिटिश सम्राट थे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स को मिला था दहेज। दहेज किसने दिया था? पुर्तगालियों ने दिया था, क्योंकि भाई पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए थे, ठीक है। चलो बढ़िया प्रश्न था, मजा आया प्रश्न को देख करके। अगला सवाल भी मजेदार है भाई, चलो अगला सवाल भी आपके लिए मजेदार होने वाला है। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है, आइए। प्रश्न है बंगाल सूबे का, ठीक है, प्रश्न पढ़िए, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था भाई? बड़ा प्यारा सवाल है, जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था भाई, ठीक है, जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, अली बर्दी खां, सरफराज खां, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो याद रखना है कि बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? वो थे भैया मुर्शिद कुली खां। नाम याद रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुर्शिद कुली खां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जिसको ये मुगलों ने नियुक्त किया था, क्लियर, मुर्शिद कुली खां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भाई, ये प्रश्न इतना जबरदस्त है ना कि मतलब क्या बोलूं, बहुत लोग गलत करते हैं। ऐसे प्रश्न तो बच्चे देख करके छोड़ देते हैं, उनको लगता है भाई ये सब प्रश्न हमारे बस की नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एक बार पढ़ो तो क्वेश्चन को, क्यों डरना है भाई? प्रश्न से क्यों डरना है? प्रश्न है तो पढ़ेंगे ही। चलो, किस मुगल बादशाह ने, मुगल बादशाह की बात कर रहा है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वह शाही फरमान जारी किया जिसने उसे 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? भाई बड़ा प्यारा सवाल है, नोट कर लेना सब लोग, ठीक है, कि विच मुगल एम्परर इशू अ रॉयल डिक्री टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच अलाउ ड्यूटी फ्री ट्रेड। क्या है भाई? देखो, ड्यूटी फ्री ट्रेड इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल पेमेंट फॉर 3000 रुपीज। किसने? तो मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था फारूक सियर। फारूक शियर। कब इसने ऐलान किया था? 1719 के दौरान, ठीक है, 1719 के दौरान ये ऐलान हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1719 में ये ऐलान किया था। फारूक शियर मुगल बादशाह था और इसने ही अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी, ठीक है, इसने ही अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की क्या करी थी? अनुमति दी थी। प्रश्न अब आएगा, गलती मत करना, कौन था मुगल बादशाह? फारूक शियर था मुगल बादशाह, क्लियर है, फारूक शियर था मुगल बादशाह। चलो भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ आपको भी पढ़ना है, ठीक है, लगातार पढ़ना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलो अगला सवाल किस नदी के? अच्छा, हड़प्पा पूछा है भाई। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? चलो भाई, पूछा है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है भाई, ठीक है। प्रश्न ये है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है व्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, घग्गर नदी। तो सबको पता है भाई कि हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। भाई याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई, क्लियर है। इसके अलावा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है भाई। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित था, याद रखना है आपको, ठीक है। और पाकिस्तान में है ये। कहां पर है? पाकिस्तान में हड़प्पा शहर है, तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा रावी, ठीक है, और ये जानकारी आपको पता होगी भी, ठीक है, और नहीं होगी तो इसको नोट कर लेना सब लोग। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर बोलूंगा 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन को हम लोग बहुत कम समय में कर लेंगे, ठीक है। फेस्टिवल का सीजन है, फेस्टिवल को एंजॉय भी करो, मुझे भी करना है, आप भी करो, ठीक है, और एडवांस में हैप्पी होली भी सभी को। चलो, सैंधव सभ्यता का, देखो कितना प्यारा सवाल, देखो, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? फ्रॉम वेयर इज द ग्रेट बाथ ऑफ द सैंधव सिविलाइजेशन? क्या पूछ रहा है? ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ ऑफ द सैंधव सिविलाइजेशन। सैंधव सभ्यता का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं भाई, कंफ्यूज मत होना आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो सैंधव सभ्यता बोलो या सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था भाई? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था भाई। महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था, याद रखना है। इसकी जो स्थापना है वो 1922 में किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। आर.डी. बनर्जी मतलब कि राखाल दास बनर्जी, राखाल दास
बनर्जी, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था भाई? ये सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के तट पर था ये? तो ये सिंधु नदी के तट पर था, ठीक है। याद रखना है, ये भी पाकिस्तान प्रांत में है, लरकाना जिले में, ठीक है, याद रखना भाई। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार यहां से मिला था, ग्रेट बाथ, ठीक है ना। चलो अगला सवाल लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। चलो भाई अगला सवाल भी देखो इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? द ह्यूज बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो विशाल स्नानागार भी पाया गया है किससे? मोहनजोदड़ो से ही। देखो भाई प्रश्न देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब भाई ऐसे प्रश्न आएंगे और गलत करोगे तो कितना दुख होगा सोचो, ठीक है। लेकिन दुख नहीं होगा अब, क्योंकि अब एग्जाम इंडिया से पढ़ रहे हो तो भाई गलती कैसे करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी याद करने में दिक्कत हो ना, तो ऐसा किया करो, एक बार तो आप क्लास जैसे देखते हो, ठीक है, एक बार आपने क्लास देख लिया पूरा, उसके बाद क्या करो, इसी वीडियो को दोबारा से बढ़ा के देखो। बढ़ा के मतलब कि देखो फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आता है, 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है, तो वो स्पीड बढ़ा करके फिर देखा करो, है ना। मान लो 40 मिनट की वीडियो है, 2 की स्पीड में देखोगे 20 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ा के भी देख लिया करो कभी कभी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। विशाल स्नानागार कहां पे भाई? मोहनजोदड़ो में ही पाया गया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो फॉल्स है। 4 स्टेटमेंट है और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो अगर पढ़े होगे तो बता दोगे आप लोग। चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक है, बिल्कुल थी भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वहां पे जो नालियों की व्यवस्था थी वो बहुत अच्छे तरीके से थी, तो पहला ऑप्शन तो सही है भाई, यानी कि हमें गलत बताना है, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सिंधु घाटी के लोग व्यापार और वाणिज्य में ज्यादा भरोसा रखते थे, ट्रेड वगैरह में ज्यादा बिलीव करते थे और व्यापार बहुत अच्छे लेवल पर थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी यानी कि माता यानी देवियों की पूजा ज्यादा होती थी। पितृ सत्रात्मक नहीं था, मातृ सत्तात्मक था भाई, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, सही बात है भाई ये भी। और क्या है भाई, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं भाई ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, डी ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। और यही आपसे पूछा है कि कौन सा गलत है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोहे से जो परिचित है वो वैदिक काल में हुआ है, ठीक है। लोहे से जो परिचय हुआ है लोगों का वो वैदिक काल में हुआ है भाई, ठीक है, वैदिक काल में हुआ है, याद रखना है, यानी कि वैदिक एज में हुआ है। सिंधु एज में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हो तो उस समय यानी कि सिंधु सभ्यता के समय लोगों को लोहे के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, याद रखना। ये प्रश्न हमेशा पूछता है और हमेशा ऑप्शन में ये लोहे वाला देता है, तो लोहे से परिचय नहीं था मानव का, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है कि चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनहुदड़ो का नाम आप सबने सुना होगा, इसके उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? Who directed the excavation of चनहुदड़ो? भाई चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? आप सभी जरूर याद रखिएगा, J.H. मैके ने, ठीक है, J.H. मैके ने इसके उत्खनन का रोल निभाया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चनहुदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है सबका? भाई देखो क्लियर एकदम होना चाहिए, प्रश्न एकदम क्लियर होना चाहिए और बहुत आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान, प्रश्न को पढ़िएगा पहले, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, ठीक है, अब पाकिस्तान में है। तो आपको बता दूं कि देखो कालीबंगा जो है ये पड़ता है आपका राजस्थान में, ठीक है। हड़प्पा जो लोथल जो पड़ता है ये गुजरात में है। आलमगीर पड़ता है आपका यूपी में, तो बचा आपका हड़प्पा, ठीक है। ये है पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है ये, पाकिस्तान के अंदर,
ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है आपसे कि कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में है हड़प्पा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा भाई। बाकी का भी याद रखना है कि कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है। ठीक है, बाकी भी याद रखना है, ऑप्शन को भी देख लिया करो कि कहां पर है। ये नहीं बस क्वेश्चन पढ़ के आगे निकल जाना है, नहीं, व्याख्या को भी सुन लीजिएगा ताकि आगे आपके काम आ जाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, रंगपुर। याद रखना है क्या क्वेश्चन है ये, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां पर है। ठीक है, ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर, यानी हड़प्पा का ही एक साइट था रंगपुर। ठीक है, तो ये कहां पर है या कहां पर था। ठीक है, ऑप्शन है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। भाई कहां पर था रंगपुर। भाई बड़ा प्यारा सवाल है, जरा इस प्रश्न का उत्तर करिए सब लोग, प्रश्न का उत्तर करिए। तो रंगपुर जो है ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब चल रही थी तो रंगपुर नामक सभ्यता भी थी, और ये गुजरात के सौराष्ट्र में। भाई कहां पर, सौराष्ट्र में। भाई नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, रंगपुर कहां पर, सौराष्ट्र में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। चलो अगला सवाल लेकर के आ रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको करना है, और प्रश्न क्या है भाई कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान, कितना बढ़िया बढ़िया सवाल ना, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। ठीक है, कौन सा स्थान सिंधु घाटी का है जो भारत में स्थित है। ऑप्शन देख लो भाई, हड़प्पा, हड़प्पा तो भाई पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो कहां है, पाकिस्तान में है, लोथल है भारत में। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है लोथल, गुजरात में है भाई, गुजरात में है। और लोथल नहीं, भारत का बंदरगाह भी है। लोथल क्या है, इसको बंदरगाह भी कहते हैं, बंदरगाह मतलब कि पोर्ट, पोर्ट सिटी। ठीक है, तो सवाल ये भी पूछता है कि सिंधु घाटी का एकमात्र पत्तन कौन सा है, पत्तन मतलब कि बंदरगाह स्थान कौन सा है, तो लोथल जो है एक पोर्ट सिटी रहा है, याद रखेंगे, लोथल गुजरात में है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल भी देखो देर नहीं करेंगे, है ना। प्रश्न आपको ऐसे ही पढ़ना है, प्रैक्टिस आपकी ऐसे ही होनी है, ध्यान रखना है। अभी तो हम प्रश्न कम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन होली के बाद आपके प्रश्नों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। देखो अभी प्रश्न मैंने बताया कि हड़प्पा का एक आपसे पूछ रहा है कि बंदरगाह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्ट ऑफ द हड़प्पा। तो हड़प्पा का जो पोर्ट है वो है आपका लोथल। भाई याद रखना है, ठीक है, लोथल याद रखना है। कहां पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात के अंदर है लोथल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आया है, आप सभी बहुत अच्छे से परिचित होंगे इन सभी प्रश्नों से। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अभी तो मिक्स क्वेश्चन चल रहा है ना, आपको मैं प्रैक्टिस जो होगी अब आगे होली के बाद से, वो मैं आपको टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, टॉपिक के साथ, ताकि आप पहले से पढ़ के आओ। आपको पहले से बता दूंगा भाई, कल इस टॉपिक से प्रैक्टिस होगी, पहले से पढ़ के आओगे तो और मजा आएगा क्वेश्चन करने में। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। भाई कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोट या टेराकोटा प्राप्त हुआ था, धौलावीरा से, बनावली से, कि कालीबंगा से, कि लोथल से। भाई कमेंट बॉक्स में बताइए, हल्का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ था। भाई धौलावीरा से, बनावली से, या कालीबंगा से, या लोथल से। भाई जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सब लोग। चलिए, तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि कहां से मिला था भाई टेराकोटा, तो इसका सही उत्तर है भाई बनावली से। भाई कहां से मिला था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। भाई क्लियर है, एकदम अच्छे से याद रखना है भाई। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में, देखो ये सब याद रखना है, पूछा जाता है ये। ठीक है, बनावली कहां पर, हरियाणा में, हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, राजस्थान में, लोथल कहां, गुजरात में। तो आपसे स्टेट भी पूछा जा सकता है कि कहां पर है, क्वेश्चन है ये, जीके जीएस का कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 15, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है, यानी कि हड़प्पा साइट इन इंडिया इज, द हड़प्पा साइट इन इंडिया इज, मतलब कि बड़ा, सबसे बड़ा, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, बृहद का मतलब है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। भाई राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। भाई राखीगढ़ी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, राखीगढ़ी बिल्कुल सही उत्तर है, हरियाणा के अंदर है, ये हरियाणा के अंदर है राखीगढ़ी, याद रखना है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। भाई कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल कहाँ, गुजरात में है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है भाई, तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है, सबसे बड़ा स्थल क्या है, राखीगढ़ी है। ठीक है, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरी बातें सुन करके भी याद कर लो सब लोग। ठीक है, बार बार रिपीट इसीलिए किया जाता है ताकि आप मेरी बातों को सुन ले और कान तक अपनी बातों को पहुंचा दें। चलो भाई अगला सवाल,
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। द लार्जेस्ट हड़प्पन प्लेस इन इंडिया इज, क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया गया, प्रश्न वही है, उत्तर वही है, बस पूछने का तरीका अलग है भाई, ठीक है। तो भारत का देखो क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा है आपका राखीगढ़ी भाई, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा पूरा तत्व स्थल है और हरियाणा के अंदर है भाई राखीगढ़ी, ठीक है, हरियाणा के अंदर है राखीगढ़ी, याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पूरा तत्व स्थल है। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर यूपी में, ठीक है। सारी जानकारी बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए भाई, बताओ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। चलो तो अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाने जा रहा हूं, तैयार रहिएगा। देखो बहुत लंबा वीडियो नहीं लेंगे, ठीक है, आज का वीडियो बहुत शॉर्ट रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, लेकिन प्रश्न की संख्या उतनी रहेगी 20, ठीक है। चलो अगला सवाल नेक्स्ट है। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था आपसे, क्वेश्चन हमने लिया था, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है भाई, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की, तो हड़प्पा कालीन में लोहे का, मैंने आपको क्या बोला, लोहे का ज्ञान हड़प्पा के लोगों को नहीं था भाई, ठीक है। लोहे का ज्ञान हड़प्पा के लोगों को नहीं था, क्योंकि लोहे का ज्ञान जो है वो वैदिक काल से आया था लोगों को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखो तांबा और स्वर्ण चांदी इसका तो ज्ञान था भाई, लोहे का नहीं था, ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों को। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बिल्कुल ध्यान से याद रखना कि हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्लियर है ना भाई सबको, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं आना चाहिए भाई किसी को भी, ठीक है। आराम से बस पढ़ लेना, क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या होने वाला भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए धौलावीरा, क्वेश्चन क्या है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, भाई धौलावीरा किस राज्य में, अभी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और ये विश्व धरोहर सूची में भी है, धौलावीरा जो है ये यूनेस्को की साइट में भी रखा गया है। कहां पर है भाई, गुजरात के अंदर पड़ता है ये धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में है। ये हड़प्पन साइट, हड़प्पन सभ्यता थी ये, धौलावीरा गुजरात में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बताओ भाई 19वां क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, क्या है भाई, पढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि को, क्या है ये, स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से झारखंड में क्या नाम दिया जाता है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज लोकली नेम्ड एज इन झारखंड को क्या, झरिया, लदांग, तुमराई या झूम खेती भाई, बताइए। बढ़िया प्रश्न है भाई, अब तक आपने झूम खेती का नाम सुना होगा, अब इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सब लोग कि झारखंड में क्या नाम दिया जाता है भाई। तो स्थानांतरित किसी को स्थानीय रूप से झारखंड में नाम दिया जाता है, बड़ा आसान है भाई, झूम खेती ही नाम दिया जाता है भाई, ठीक है। झूम खेती का नाम आपको पता होना चाहिए, स्थानांतरित कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है झारखंड में। क्लियर, चलो भाई ध्यान रखना भाई, झारखंड यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखते हैं। खार, क्या पूछ रहा है, खार किसका स्थानीय नाम है, खार इज द लोकल नेम ऑफ, क्या है खार, भोजन का, संगीत, लंबा घास या भाषा, बताइए भाई किसका स्थानीय नाम है खार। कितना बेहतरीन सवाल है भाई, ठीक है, कितना लाजवाब सवाल है कि खार जो है वो किसका है भाई, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा मुझे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खार का, वो हो जाएगा टाल ग्रास, लंबी घास, ठीक है। ये जो खार है ये घास का ही एक नाम है, घास मतलब जो ग्रास है उसका ही एक नाम होता है ये खार। क्लियर, किसका, घास का। क्लियर है ना भाई, याद रखना है सबको, खार किसका, एक घास का ही एक स्थानीय नाम है। चलिए कुछ और प्रश्न कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा 2-4 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर आपकी क्लास को छोड़ देंगे, ठीक है। चलो 2-4 प्रश्न और कर लेते हैं धड़ाधड़, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो 2-4 प्रश्न और कर लो। बाण सागर जो है वो, ये ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। बाण सागर डैम, क्या क्वेश्चन है कि बाण सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है भाई, चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी की नर्मदा नदी। तो बाण सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस नदी पर स्थित है बाण सागर बांध भाई।
बढ़िया सवाल है, ठीक है। बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी सोन नदी पर भाई, ठीक है। किस नदी पर स्थित है दोस्त? सोन नदी पर स्थित है, याद रखना है आपको। कहां पर है? ऑप्शन में सोन नदी, ठीक है। ये डैम कहां पे है? सोन नदी। चलो ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न अच्छे हैं, ठीक है। सारे प्रश्न अच्छे हैं, 25 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखो, डोंगा, डोंगा एक प्रकार का घर है जो किन स्थानों पर पाया जाता है? ठीक है, डोंगा एक प्रकार का घर होता है जो बनाया जाता है किन स्थानों पे? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या पश्चिम बंगाल। भाई जल्दी से इस कमेंट का उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई कि डोंगा जो है एक प्रकार का घर है जो किन स्थानों पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। भाई बड़ा बढ़िया सवाल है, जल्दी से उत्तर करेंगे सब लोग भाई, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं आपको भाई, तो ये बनाया जाता है जम्मू कश्मीर में भाई, जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है डोंगा, एक प्रकार का कश्मीरी घर, ठीक है। एक प्रकार का क्या है? ये कश्मीरी घर है जो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है, नया प्रश्न है, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। चलो अगला सवाल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, देखो राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कि पिन वैली नेशनल पार्क, क्या है यहाँ पर इंग्लिश में सही नहीं लिखा पाया, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। तो भाई सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में है भाई पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है भाई। भारत के किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है भाई? दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दचीग्राम, ठीक है। दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में कौन सा है भाई? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के जनसंख्या अध्ययन में, क्या बढ़िया सवाल भाई, भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है? बहुत ही धांसू सवाल है ये भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, ठीक है। कि विच सेंसस ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड इन द पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इंडिया? भाई बताना 1911, 1921, 1931, 1941। प्यारा सवाल है और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही करते हैं भाई। तो आपको बता दूं कि 1921 एक ऐसा ईयर रहा है, 1921 में जो जनगणना हुई थी भारत में, ठीक है। 1921 में जो सेंसस हुआ था भारत में, जो जनगणना हुई थी, उसमें 1911 की जनगणना से जब तुलना करते हैं तो जनसंख्या कम हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी, कम हो गई थी। और इसीलिए क्या बोला जाता है? 1921 की जनगणना को जनसांख्यिकीय विभाजन बोलते हैं, क्योंकि 1921 में जो जनगणना हुई थी, आप ऐसे समझ लो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, 1911 में जो जनसंख्या थी भारत की, ठीक है, और 1921 में जो जनसंख्या थी भारत की, तो 1911 में जो बढ़ोतरी हुई थी वो कम हो गई थी। जनसंख्या हर 10 साल में कैलकुलेट की जाती है, हर 10 साल में जनसंख्या होती है, मतलब कि सेंसस यानी कि जनगणना होती है, ठीक है। और आप जानते हो कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1921 में क्या हुई थी? जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी, ठीक है, ऋणात्मक हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। इस वजह से 1921 की जनगणना को जनसांख्यिकीय विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1921 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जनसंख्या की शुरुआत में आपको बता दूं थोड़ा सा सुन लो। जनगणना जो है भारत में पहली बार जो जनगणना है, ठीक है, भारत में जो पहली बार जनगणना है वो कब हुई थी? पहली बार जनगणना जिसको हम लोग सेंसस बोलते हैं, ठीक है, सेंसस बोलते हैं। तो पहली बार जनगणना भारत में हुई थी 1862 में, ठीक है। पहली बार जनगणना जो हुई थी 1872 में, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और कौन था उस समय वायसराय भारत का? तो लॉर्ड मेयो था। भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड मेयो था। क्लियर? लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन यहीं पे सवाल पूछता है कि नियमित जनगणना कब से हुई भाई भारत में, ठीक है। नियमित जनगणना कब से हुई? तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे भाई। नियमित
जनगणना हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1921 में कहा जाता है कि जो जनसंख्या घटी थी, जिसको बोलते हैं जनसांख्यिकीय विभाजन, जो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? अगर सवाल ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1951 में भाई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है। और जो अभी अंतिम जनगणना हुई है वो 1911 में हुई थी। 1921 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो क्या है कि डेट आगे बढ़ गई है। तो ठीक है, अभी लेटेस्ट वाला जो सेंसस है वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा जल्दी ही। क्लियर है ना भाई? कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है भाई? क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। तो आप सभी जानते हो कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी स्वेज नहर भाई। कौन सी है? तो इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी स्वेज नहर बोला जाता है। ये राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर है, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी कैनाल यानी कि इंदिरा गांधी स्वेज नहर बोलते हैं इसको, भारत की सबसे बड़ी नहर। क्लियर है ना भाई? तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन पसंद आया होगा। तो आज के प्रश्नों की संख्या हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। और देखो ज्यादा समय नहीं लिया हमने, आधे घंटे के अंदर आपको मैंने सारा प्रश्न करवा दिया। लगभग 25 प्रश्नों की आज हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली आधे घंटे के अंदर, ठीक है। लेकिन इन प्रश्नों को और बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। क्लास भी बढ़ेगी भाई, क्लास तो 1 घंटे की होती है आपकी, लेकिन ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा है, तो इस वजह से मैं ज्यादा अभी क्लास आपको मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं, ठीक है। तो होली के बाद आपको पूरे 1 घंटे की क्लास मिलेगी और 1 घंटे में हम लोग 30 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। 30 प्रश्न कहने को, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद 50, 60, 70 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आप मेरे को बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताना क्लास कैसी लगी। और जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई, सेशन को लाइक भी कर दो और जाते जाते सेशन को शेयर भी कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होली का त्यौहार आपके लिए बहुत अच्छा हो, सभी के लिए, आपके परिवार में सभी के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में भी होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी आप सभी को। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने आसपास सफाई रखिएगा, सबको सुरक्षित रखिएगा, माता पिता का ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। तो क्लास कंटिन्यू करते रहिए। 5 बजे जैसे आए आप एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल से जुड़ जाया करो, ठीक है। क्लास जब नहीं होगी तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए क्लास को रिकॉर्ड कर दिया गया था पहले से ही, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ नहीं स्टूडियो में, जहाँ पर स्टूडियो है मैं अपने होम टाउन हूँ, फेस्टिवल की वजह से भी, ठीक है। लेकिन क्लास आपके लिए हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, बाकी आपकी हो सकता हो बाकी सभी क्लासेज आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। हम लोग आपको क्लास को यहीं पे लीव करते हैं, छोड़ते हैं। बस आप सेशन में हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को शेयर कर देना सभी ग्रुप में और स्टेटस पे लगा लिया करो भाई, अपने स्टेटस पे, ठीक है। फेसबुक पर शेयर कर दिया करो अगर प्यार करते हो एग्जाम इंडिया से और थोड़ा बहुत मेरे से भी, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे कल की क्लास फिर 5 बजे लाइव होगी, ध्यान रखना। और ठीक है, बस इतना ही कहना था, ठीक है। तो नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।